अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत हो या साबिका जो हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की, सेम पेज का बहुत शोर पड़ता था कि सेम पेज है। किसी ने कहा पहले सेम पेज था, अब तो सेम सिलेबस है। आज हुकूमत के एक इत्तेहादी इजाजुल हक साहब का एक इंटरव्यू आता है और उस इंटरव्यू के अंदर वो कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत भी वही गलती कर रही है जो माजी की हुकूमतों ने गलती की कि हमारा कोई मुतबादिल नहीं है। क्या वाकई ही इस हुकूमत का फिलहाल दूर दूर तक कोई मुतबादिल नहीं है? फिर जब हुकूमत के अपने इत्तेहादी कहें कि इस हुकूमत ने बहुत कुछ आउटसोर्स कर दिया है, जो इनका काम है पॉलिटिकली करना वो भी नहीं कर पा रहे, तो क्या ये समझा जाए कि सेम पेज होते हुए कहीं ना कहीं कोई डिस्ट्रेस या मिसट्रस्ट डेवलप हो रहा है, या ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर चैमगोइयां हैं? इसके ऊपर आज बात करेंगे। और फिर हमने ये देखा कि पिछले हफ्ते में वकला तहरीक की बहुत सारी बातें हुई हैं। पाकिस्तान में वकला तहरीक चली, उसमें जजेस बहाल हुए, उसके बाद जो हुआ वो भी अपनी एक कहानी है। लेकिन तारीख का पैराए में अगर देखें तो ये बात मालूम है कि जब भी कोई तहरीक चली खास माहौल में चली। क्या वो खास माहौल इस वक्त बन गया है? और क्या बार काउंसिल्स के बगैर एक मखसूस धड़ा ये तहरीक चला सकता है, या ये बार के जो इलेक्शंस आने वाले हैं उन इलेक्शंस की तैयारी हम उस हवाले से कहेंगे। फिर हमने ये देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान एक स्ट्रीट मूवमेंट चलाती दिखाई दे रही हैं। ये स्ट्रीट मूवमेंट इमरान खान की रिहाई की स्ट्रीट मूवमेंट है, या अमली तौर पे ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ या तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के खिलाफ है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, अब हम निकलेंगे। और फिर एक और बड़ा अहम तारीखी सवाल है कि क्या स्ट्रीट मूवमेंट्स या पाकिस्तान में सियासी तहरीकें खैबर पख्तूनख्वा से जो चली, या अगर कोई चली भी हैं कि नहीं चली, जिन्होंने मुल्क की सियासत को तब्दील किया, तो क्या तहरीक इंसाफ जो है गलत ग्राउंड के ऊपर गलत स्ट्रीट मूवमेंट चला रही है? जहां चलाना है अभी वहां पर कोई भी नहीं जा रहा। इसके ऊपर बात करेंगे। फिर जुडिशल कमीशन में जजेस की तैनातियां हैं, और नौरीन न्याजी ने एक मुतनाज़ा बयान दिया। उस मुतनाज़ा बयान को आज तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर उससे लाताल्लुकी का इजहार किया, बैरिस्टर अली जफर साहब ने। तो क्या इस लाताल्लुकी से ये समझा जाए कि तहरीक इंसाफ भी गुडविल जेस्चर दे रही है? इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर आज हमने बात करनी है। अपने मौजूद मेहमानों का ताता हूँ। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है रियासत अली आज़ाद साहब ने। आप वकील हैं, कानूनदान हैं। उनके साथ हाफिज हसान खोकर साहब जो हैं वो भी बड़े मंझे हुए वकील हैं, और फैसल चोई साहब वकील भी हैं, फिर तहरीक इंसाफ से ताल्लुक भी है। चोई साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। आगे चल के हम जो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से वहाँ से किसी साफी से भी ज़रूर बात करेंगे। मैं ज़रा आगाज़ जो है वो चोई साहब आपसे करना चाह रहा हूँ, आप चूँकि दूर बैठे हुए हैं। मुझे ये बताइए कि तहरीक इंसाफ को चलें छोड़ देते हैं। जब आपकी हुकूमत थी तो उस वक्त भी यही चलता था कि 10 साल का कोई प्लान है, कोई खतरा ही नहीं है, हमारा कोई मुतबादिल ही नहीं है। मौजूदा हुकूमत भी ये कह रही है, या एक तासुर उनके अपने इत्तेहादी इजाजुल हक साहब कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत का भी ख्याल है कि देखें जनाब हमारा कोई मुतबादिल नहीं है। आप एक सियासी कारकुन के तौर के ऊपर ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत का वाकई ही कोई मुतबादिल नहीं है और इस हुकूमत को दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है? तो साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मुतबादिल तो गवर्नमेंट के अंदर ही मौजूद होते हैं, जी। और जब मुतबादिल ढूंढने में कोई कभी किसी को टाइम नहीं लगता, तो अभी को बेशुमार मुतबादिल हैं, तो ये सोच तो गलत है। ठीक। इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उसको साजिश के तहत जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के हम्म। लालच में आके उसको जो है वो ख़त्म किया, और उन्होंने नवाज शरीफ के साथ डील की थी। तो और उन्होंने उनको जब एक्सटेंशन के लिए वोट दिया, तो फिर वो जनरल एजाज अमजद और उनकी ये उनके साथ डील थी। मौजूदा हुकूमत का जो प्रॉब्लम ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की इतनी ज़्यादा जो सपोर्ट है उसके बावजूद भी ये डिलीवर नहीं कर सके, ना अच्छा। मुआशी फ्रंट के ऊपर, ना सियासी फ्रंट के ऊपर, ना गवर्नेंस पे, ना लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। हम्म। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी आराम से ये प्राइवेट महफिलों में भी और जैसे भी ये देते हैं कि जी ये हम तो नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं जो पीछे बैठे हुए हैं यानी एस्टेब्लिशमेंट फौज की तरफ इशारा करते हैं कि ये तो जी वही कर रहे हैं, हमारी तो सुनता कोई नहीं। तो ये दो टिकटों में के मज़े भी ले रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाह रहे। और इस वक्त जो संजीदा बात यह है कि पाकिस्तान में जो ग्रेविटी के सेंटर्स हुआ करते थे हम्म। उनमें और अवाम में दूरी पैदा हो चुकी है, क्योंकि ये जो सियासतदान है देखिएगा ये तो कल यू टर्न मार लेंगे ना जी। ठीक। ये तो उसी वक्त फिर जाएंगे एक ही एड़ी के ऊपर
इतनी तेजी से अबाउट टर्न फौजी नहीं लेते जितनी तेजी से ये लेंगे, और ये फिर मुख्तलिफ कहानियां बताएंगे। तो ये इस तरह से सूरत हाल इस वक्त ये है कि मुल्क तो नहीं चल रहा ना जी, 5 बजट। लेकिन हुकूमत का ये सिलसिला जिसमें आप भी कह रहे हैं, यही जाजुल हक साहब बात कर रहे थे कि कुछ काम सियासतदानों ने करने होते हैं, जहां पे इन्होंने डिलीवर करना था वो डिलीवर नहीं किया। उनको ये लग रहा है कि सिलसिला अभी चलता रहेगा, लंबा चलेगा, चाहे जो भी हो, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो चीजें हैं वो भी आपके सामने हैं, अदालतों का भी दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है, तो जारी खतरा भी तो कोई नहीं है ना। देखिए सर, बात आपकी दुरुस्त है, उनकी ये बात हद तक दुरुस्त है। इस वक्त तो कोई आपको ऐसा थ्रेट नहीं है कि आप ये कहेंगे जी थ्रेट जो है वो बिल्कुल डेमोक्लिस स्वॉर्ड की तरह इनके सर के ऊपर हैंग कर। और इसी वजह से ये जो नाअहली है, देखिए ना, किसी भी एक चीज की जिम्मेदारी ना लेना, ठीक। और क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने वोट नहीं लेने, इन्होंने फॉर्म 47 की हुकूमत बना के फिर आ जाना है। और ये कह रहे हैं कि ठीक है जी, हमने जब वोट नहीं लेने तो फिर हम अवाम की क्यों सुने। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप कह रहे असल जो हैं जी। एसेंस तो ये है ना सियासत का, कि अवामी हमायत के बगैर ना इस्टेब्लिशमेंट ना ये सियासी बेसिकली जमातें। वही बात, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो फिर वो कह रहे हैं कि हर चीज आउटसोर्स। हाफ साहब, मुझे ये बताइए कि वकला तहरीक के हवाले से अतर मिनल्ला साहब ने एक मजमून लिखा और उनका जी वकला तहरीक के हवाले से क्यों नहीं चल रही। फिर हमने ये देखा कि अली अहमद कुर्स साहब को एक जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने कहा कि ये छुट्टियों के बाद, एक तो हम ये स्कूल की छुट्टियां तो देखते थे कि बच्चे नानी के घर चले जाते थे, तो छुट्टियां गुजार के स्कूल शुरू होगा। ये कौन सी तहरीक है जो छुट्टियों के बाद शुरू होगी, और फिर माहौल इस वक्त वाकई मुल्क के अंदर है किसी तरीके का? बिस्मिल्लाह हमारे उमर, आपका शुक्रिया। लेकिन इससे पहले जो पहला आपका टॉपिक था, मैं उसके ऊपर आप हुकूमत की तब्दीली पे आना चाहते हैं? नहीं, मैं सिर्फ 1-2 मिनट उस पर बात करना चाहूँगा कि जो इस वक्त मुतबादिल साढ़े पाकिस्तान को का बैठा है। जो पाकिस्तान हाफिज साहब का साढ़े मुतबादिल हैं। नहीं जी, साढ़े नहीं जी, वो वज़ीर कह रहे हैं आज़म कि मुतबादिल ढूंढे ही ना, स्टूडियो में मौजूद है हाफिज अजान खोकर साहब। अच्छा, जो उमर पाकिस्तान का इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जिससे आपने पूरे मुल्क को, गवर्नेंस को कंट्रोल करना है, ये बेहतर बनाना है, जितनी देर तक आप इस स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेंगे, आप अपने इकोनॉमिक जो आपके सिस्टम है उसको चेंज नहीं करेंगे, आप डिसेंट्रलाइज पावर को नहीं करेंगे, आप नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं बनाएंगे, आप अपना आउटडेटेड जो जुडिशल सिस्टम है या प्रोसीजर है उसको चेंज नहीं करेंगे, और उसके बाद ये 27वीं नहीं, तरमीम के बाद भी outdated है? नहीं उम्र 26वीं 27वीं जो है वो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुपीरियर जुडिशरी है उससे रिलेट करती है, लेकिन उसके नीचे जो डिलीवरेंस है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है या आपके हाई कोर्ट्स हैं, वो एक पूरा सेपरेट टॉपिक है। अब जितनी देर तक इन सारी चीज़ों को, लॉ एंड ऑर्डर को, गवर्नेंस को, एजुकेशन को आप टास्क ऑन नहीं करेंगे, ये कोई भी बंदा यहाँ पे आके बैठेगा, चाहे पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, पीएमएल, ये नहीं डिलीवर कर सकते, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपने 18वीं तरमीम के बाद जो है, नहीं, इसका हल ये है कि आपको नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने चाहिए, आपको पावर डिसेंट्रलाइज करनी चाहिए, आपको लोकल गवर्नमेंट्स नया देना चाहिए, आपका जो इकोनॉमिक मैकेनिज्म बना हुआ है जो सूबों का और प्रोविंसेस का, उसके अंदर बेहतरी लानी चाहिए, आपको अदालतों के अंदर आउटडेटेड प्रोसेस को टाइम लिमिट के साथ, ये वो चीज़ें जिसके बगैर आप नहीं जा सकते। और जो भी गवर्नमेंट आएगी वो हमेशा यही कहेगी, चूंकि जहां आप एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, वो बात यह है कि जहां आप गवर्नेंस के अंदर डिलीवर नहीं कर सकते या आपकी वो गवर्नेंस के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो उसके अंदर फिर आप उनको इंगेज करते हैं। जब आप उनको इंगेज करते हैं तो फिर उसके बाद आपने आपको अलहदा कर लेते हैं। ये पीटीआई के दौर के अंदर भी यही था कि जी जो करते हैं वही करते हैं, हमें तो पता ही कोई नहीं है। और हालांकि वो 1 पेज वाली बात भी अभी भी ये है, चूंकि वजह ये है कि सिस्टम के अंदर जो इतना जकड़ा हुआ है, आउटडेटेड है, इसके अंदर डिलीवरेंस हो नहीं सकती, और इसे हमारे सियासतदानों को और हमारी पार्लियामेंट को इसको थोकना चाहिए। दूसरा उस चीज़ के अंदर है कि जिस आर्टिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने बात की, वो थी 2007 से 2009 की एक लॉयर्स मूवमेंट थी जिसमें हम सारे इकट्ठे थे और हमारे 5 उसके अंदर बुनियादी एजेंडा थे। एक चीफ जस्टिस को निकाला गया या जजेस को निकाला गया, गलत निकाला गया, उन्हें वापस लाना चाहिए था। दूसरा रूल ऑफ लॉ था, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी थी। तीसरा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी उसके अंदर था। और चौथा उसके अंदर इंपॉर्टेंट ये था कि हमारी जुडिशरी एक ऐसी आनी चाहिए कि जो आम आदमी को इंस्टेंट जस्टिस जो है वो दे। ये वो बुनियादी थे, और उसके पीछे भी 3-4 चीजें कॉमन थी। सारे लॉयर्स इकट्ठे थे, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी थी। उसके बाद ये था कि आपस के अंदर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस बार्स के अंदर वो नहीं था। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट ये थी कि उस वक्त आपको एक पॉलिटिकल जो चीज थी, डिस्टर्बेंस थी या टर्मोइल था, जिसको पॉलिटिकल पार्टीज ने इस लॉयर्स मूवमेंट को बैक करके अपने ऑब्जेक्टिव जो थे वो अचीव करने थे।
अब ये है कि वो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, आपने जजेस को रिस्टोर किया। अब 15-14 साल के अंदर जो इस मुल्क के अंदर आया, नंबर 1 क्या आया कि आपके जजेस ने कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच किया, आपके जजेस ने अपनी मर्जी की 19th अमेंडमेंट लेके आए, आपके जजेस ने सुओ मोटो का गलत तो इस्तेमाल मसला हल हो गया किया। ना, नहीं, सुन ले ना, अब मसला मैं हल हो उसी गया। तरफ आ रहा हूं ना। उसके बाद जजेस जो थे वो मखसूस चैम्बर्स के अंदर से लगाए गए और उसकी अच्छा मैं नहीं, एक सुन लेना। जुमला हाँ, 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 अब तो नहीं लगाए जा रहे। नहीं, मैं आपसे अब मैं आपको बताता हूं। आप देख ले जितने भी ये जजेस लगे हैं वो सारे के सारे जो हैं उनका मिडिल क्लास बैकग्राउंड है। आपको आम जजेस जो हमारे अंदर लॉयर्स होनी में आप लाइक करें या ना लाइक करें, वो जो एक इलीट आपके जुडिशियल सिस्टम के अंदर आया करती थी कि जज यही बन सकता है कि उसका बाप जज जो उसका जो बड़ा रिश्तेदार है वो जज उसके अंदर, और खास चैम्बर जो उसके, आप निकालें ना वो 15, 20, 25 साल की लिस्टें कि कौन से वो लोग जजेस थे जो पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम में आए। और इसी के लिए हम सारों ने स्ट्रगल की कि इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और आपके पास प्रोफेशन आने चाहिए। उसके बाद एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल डिवीजन आई। कुछ ने कहा कि फैसले ठीक है, जिसमें आर्टिकल 63A आया, पनामा आया, उसके बाद 62(1)(f) आया, रिजर्व सीट्स आई। ये वो सारे फैसले थे जिसके अंदर पोलराइजेशन आई। कुछ ने एक्सेप्ट किया, कुछ ने नहीं किया। फिर जो जजेस का कॉन्डक्ट था अदालत के अंदर एग्रेसिव था, लिटिगेंट्स के साथ, लॉयर्स के साथ, हर चीज को जो है जो ऑर्डर का हिस्सा नहीं है ऑब्जर्वेशंस में जाते थे। मुझे फिर वो जो सारी बार थी, मुझे बताएं माहौल है कि नहीं तहरीक? नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। वो जो सारी बार थी, अब वो कोई किसी पार्टी का सेनेटर बना हुआ है, कोई MNA बना हुआ है, कोई मिनिस्टर बना हुआ है, बार आपकी टोटल डिवाइड है। और ये कह देना कि इस चीज के अंदर के बार अब एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है इस वक्त जो बज़ाहिर है वो ये है कि जजेस की मेरिट पे अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। ये एक एजेंडा ये है। दूसरा एजेंडा ये है कि जी जो अमेंडमेंट्स है वो गलत। अब अमेंडमेंट्स करना पार्लियामेंट का काम है, लॉयर्स का काम ये है कि आप एडवाइस तो कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते पॉलिटिकल। चलें। अब वो जो एक जजेस की अपॉइंटमेंट इशू अब ये है कि जो लोग पहले जज लगवाया करते थे या जिनकी रिकमेंडेशंस पे आया करती थी, अब उनका हिस्सा नहीं है। जब उनका हिस्सा नहीं है, ये जबरदस्त है, दूसरी उनका हिस्सा साइड नहीं है। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं।